स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं विशिष्ट शोध सामग्री पर बात करने वाले हैं। जी। ये द फिजिक्स ऑफ अग्नि तत्व एंड फोटॉन्स से जुड़े कुछ विचार हैं और ये सामग्री अग्नि तत्व को मतलब आग के सार को आधुनिक विज्ञान के चार्ज और ईएम वेव से जोड़ने का एक प्रयास करती है। हाँ, और इसका जो मुख्य दावा है वो ये कि वैदिक विज्ञान में फोटॉन और ऊर्जा की समझ कहीं ज्यादा गहरी थी, ऐसा ये स्रोत मानता है। बिल्कुल। तो आइए इस अनोखे दृष्टिकोण को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत कहता है कि जिसे हम आज एनर्जी के अलग-अलग रेडिएशन समझते हैं, वो मूल रूप से अग्नि तत्व ही है और आधुनिक विज्ञान इसके बारे में बहुत कम जानता है। हाँ, और ये बातें जैसा आपने कहा ये ऐतरेय ब्रह्मण और वेद विज्ञान आलोकः जैसी रचनाओं पर आधारित है और इनमें कुछ चौंकाने वाले दावे भी हैं। जैसे कि ये कहा गया है कि ईएम तरंगों के साथ सिर्फ ऊर्जा नहीं चलती, बल्कि अहंकार, मन, प्राण, अपान इस तरह की कई रश्मियां हमेशा साथ होती हैं। अच्छा, रश्मियां मतलब सूक्ष्म ऊर्जा धाराएं या कुछ? हाँ, आप कह सकते हैं। श्रुत इन्हें गुणों का वाहक मानता है और इन रश्मियों में रूप, वेग, प्रकाश, आकर्षण जैसे गुण भी बताए गए हैं। अच्छा, ये तो वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है। तो स्रोत के मुताबिक एक फोटॉन अकेला नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके साथ हमेशा दो आधी गायत्री छंद रश्मियां होती हैं, एक प्रकाश के लिए और दूसरी आकाश तत्व से जुड़ने के लिए, और एक धनंजय रश्मि भी। धनंजय रश्मि वो क्या करती है? वो उसे तेज गति देती है, ऐसा स्रोत का कहना है। ये सब रश्मियां फोटॉन के मतलब अभिन्न अंग मानी गई हैं, सूक्ष्म घटक। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ऊर्जा का निकलना या सोखना, ये मतलब एमिशन और एब्जॉर्प्शन, वो पैकेट यानी फोटॉन के रूप में क्यों होता है, जबकि ऊर्जा तो तरंग जैसी भी बह सकती है। हाँ, ये तो क्वांटम का एक मूल सवाल है। बिल्कुल। तो ये सामग्री कहती है कि ये कुछ खास छंद रश्मियों की वजह से होता है, खासकर त्रिष्टुप छंद रश्मि। छंद रश्मि ये क्या चीज है? मतलब कोई लयबद्ध पैटर्न? हाँ, शायद यही मतलब है। स्रोत इन्हें रिदमिक एनर्जी पैटर्न्स जैसा कुछ बताता है। तो इस नजरिए से फोटॉन कोई मौलिक कण नहीं है, बल्कि कई सूक्ष्म प्राण और छंद रश्मियों का एक समूह है, एक कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईएम तरंगों की जो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं, वो भी इन अलग-अलग छंद रश्मियों के कारण होती हैं। एग्जैक्टली। स्रोत यही कहता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग तरह की छंद रश्मियों का मेल। और ऊर्जा का कणों में बदलना या कणों का ऊर्जा में बदलना, E=mc² वाला मामला, उसके बारे में ये स्रोत क्या कहता है? उसके लिए ये प्राण, अपान, उदान जैसी रश्मियों का जिक्र करता है। ये रश्मियां आकाश तत्व के साथ मिलकर छंद रश्मियों को एक तरह से दबाती हैं, कंप्रेस करती हैं। अच्छा। और उसी से फिर ऊर्जा या कणों का रूप बनता है। यहाँ तक कि फोटॉन सीधी रेखा में क्यों चलता है, इसकी वजह भी कुछ खास छंद रश्मियों को बताया गया है, वो उन्हें लाइन में रखती हैं। ये बातें तो स्थापित भौतिकी से काफी अलग जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक दावा ये भी है कि हर फोटॉन के अंदर करीब 360 तरह की सूक्ष्म हवाएं, मतलब वही प्राण और छंद रश्मियां होती हैं, और उनमें मास यानी द्रव्यमान और ग्रेविटी भी पहले से होती है। जी, यही तो। ये फोटॉन की हमारी जो स्थापित समझ है उसके तो बिल्कुल विपरीत है। फोटॉन को तो हम मासलेस मानते हैं। सही कहा। स्रोत इसी बात पर जोर देता है। ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर है मॉडर्न फिजिक्स से, और ये भी बताता है कि फोटॉन जब यूनिवर्स में घूमता है तो अपनी ऊर्जा को प्रायः संरक्षित रखता है। प्रायः मतलब लगभग, पूरी तरह नहीं। हाँ, यही प्रायः मतलब ऑलमोस्ट, पर शायद एंटायरली नहीं। और इसके लिए त्रिष्टुप छंद रश्मि को जिम्मेदार बताया गया है। ये प्रायः शब्द दिलचस्प है। ये तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही एक सवाल उठाता है, कम से कम इस स्रोत के नजरिए से। बिल्कुल, एक सूक्ष्म सीमा की तरफ इशारा करता है शायद। और एक बात और है, फोटोन के दो समकोण दिशाओं में मतलब राइट एंगल्स पर सूक्ष्म रश्मियों के उत्सर्जन और अवशोषण की बात भी है। अच्छा। हाँ, और स्रोत इसे आधुनिक विज्ञान के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जोड़कर देखता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये स्रोत अग्नि तत्व और फोटॉन को वैदिक रश्मियों और छंदों के एक बहुत ही जटिल, एक इंट्रिकेट सिस्टम के तौर पर दिखता है। जी। जहां फोटॉन अपने आप में फंडामेंटल नहीं है,
बल्कि कई सूक्ष्म घटकों का एक डायनेमिक समूह है और उसमें मास और ग्रेविटी भी शामिल है। निश्चित रूप से ये ऊर्जा और प्रकाश की प्रकृति पर एक वैकल्पिक नजरिया है, एक प्राचीन दृष्टिकोण जो हमारी आज की वैज्ञानिक समझ से कई मायनों में अलग है। यह हमें दिखाता है कि अतीत में दुनिया को समझने के कितने अलग-अलग वैचारिक ढांचे मौजूद थे। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या इस तरह के प्राचीन ज्ञान प्रणालियों का अध्ययन, भले ही हम उन्हें सीधे वैज्ञानिक तथ्य ना माने, शायद रूपक या प्रेरणा के तौर पर ही देखें, तो क्या ये हमें आधुनिक भौतिकी की जो पहेलियां हैं, उन्हें सुलझाने में या उन पर नए सवाल उठाने में कोई अप्रत्याशित दिशा दे सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।